आप लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा और उसमें रियासतों के बारे में पढ़ा होगा। आजादी के बाद जूनागढ़ रियासत कैसे बना भारत का हिस्सा, इसके बारे में बात करते हैं। जूनागढ़ रियासत के बारे में। तो जब भारत आजाद हुआ तो तीन रियासतों ने भारत में विलय पत्र पर दस्तखत कर नहीं किए थे। ये थे हैदराबाद, कश्मीर और जूनागढ़। और जूनागढ़ गिरनार हिल्स के जंगलों और अरब सागर के बीच एक रियासत थी। और देखिए हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखिए ये अरब सागर आपको देखने को मिल जाएगा, ये गुजरात आपको देखने को मिल जाएगा, ये हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है। 1947 तक हमारा ही हिस्सा था। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी पाकिस्तान से। ये जंगल शेरों के लिए मशहूर था। यहाँ के शासक नवाब मोहम्मद महाबत खां थे, जबकि यहाँ की 80% जनता हिंदू थी। जूनागढ़ 3 दिशाओं से भारत की सरहदों से घिरा था और इसकी चौथी दिशा में एक लंबा समुद्री तट था। इसका मुख्य बंदरगाह वेरावल पाकिस्तान की तत्कालीन राजधानी कराची से महज 325 मील की दूरी पर था। जूनागढ़ के नवाब कुत्ते पालने के अपने शौक के लिए मशहूर थे और उनके पास करीब 2000 कुत्ते थे। डोमिनिक लेपियर और लैरी कॉलिंस अपनी किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में लिखते हैं, उनके कुत्तों को खास तरह के घरों में रखा जाता था जहां बिजली और फोन की सुविधा थी। उनकी देखरेख के लिए नौकर रखे जाते थे। वहां कुत्तों का एक कब्रिस्तान था जहां उन्हें संगमरमर से बनी कब्रों में दफनाया जाता था। यहां तक कि नवाब साहब उनकी 2 शादियां भी करवाते थे और ऐसी एक शादी लेब्राडोर जोड़े रोशन आरा और बॉबी की भी हुई थी। लेपियर कॉलिंस लिखते हैं कि इस विवाह में भारत के हर बड़े राजा और गणमान्य व्यक्ति को न्योता दिया गया था। आमंत्रित लोगों में भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन भी थे, लेकिन वो उस समारोह में शामिल नहीं हुए थे। कुत्तों के जुलूस का नेतृत्व नवाब के अंगरक्षक कर रहे थे और सड़क के दोनों ओर खड़े करीब 1.5 लाख लोग इस तमाशे को देख रहे थे। परेड के बाद नवाब ने इस शादी की खुशी में जबरदस्त दावत दी थी और पूरी रियासत में 3 दिन की छुट्टी घोषित कर दी गई थी। और आप देखेंगे कि नवाब ने अपने राज्य में एशियाई शेरों को विलुप्त होने से बचाने के लिए भी खासा इंतजाम किया था। उन्होंने अंग्रेजों को भी इनका शिकार करने से रोक दिया था। उन्होंने गिर गायों के प्रजनन और संरक्षण में भी बहुत दिलचस्पी दिखाई थी। जूनागढ़ के नवाब ने पाकिस्तान से मिलने का ऐलान किया। जूनागढ़ की सीमा के अंदर ही सोमनाथ मंदिर पड़ता था। इसी रियासत में गिरनार भी था और जहां एक पहाड़ की चोटी पर संगमरमर से बना भव्य जैन मंदिर भी था। पूरे भारत से हजारों तीर्थयात्री सोमनाथ और गिरनार के मंदिर के दर्शन के लिए आते थे। भारत की आजादी के समय जब जूनागढ़ के भविष्य के बारे में विचार हो रहा था, तब नवाब महाबत खां यूरोप में छुट्टियां बिता रहे थे। जब वो देश से बाहर ही थे तो तत्कालीन दीवान अब्दुल कादिर मोहम्मद हुसैन को हटाकर सर सहनबाज भुट्टो को जूनागढ़ का दीवान बना दिया गया था। वो सिंध की मुस्लिम लीग के कद्दावर नेता थे और मोहम्मद अली जिन्ना के काफी करीबी थे। दिलचस्प बात यह है कि जूनागढ़ के दीवान शाहनबाज भुट्टो के बेटे आगे चलकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने और जुल्फिकार अली भुट्टो। रामचंद्र गुहा अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में लिखते हैं कि यूरोप से लौटने के बाद नवाब के दीवान ने उन पर भारत में शामिल न होने का दबाव डाला। 14 अगस्त को जब सत्ता हस्तांतरण का दिन आया तो नवाब ने ऐलान किया कि जूनागढ़ पाकिस्तान में मिल जाएगा और कानूनी तौर पर नवाब को ऐसा करने का हक था, लेकिन भौगोलिक तौर पर इसका कोई तुक नहीं बनता था क्योंकि पाकिस्तान से इसकी कोई सीमा नहीं लगती थी। यह जिन्ना के 2 राष्ट्र के सिद्धांत से भी मेल नहीं खाता था क्योंकि रियासत की 82% जनता हिंदू थी और भारतीय नेतृत्व हुआ परेशान। इससे पहले दिल्ली में नवानगर के जाम साहब और धरागधरा कि महाराजा ने सरदार पटेल के सबसे करीबी सहयोगी बीपी मेनन को जूनागढ़ के नवाब की मंशा के बारे में आगाह कर दिया था। और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे ना, ये हमारे देश के पहले गृह मंत्री और पहले उप प्रधानमंत्री थे। और जो ये रियासतें थी ना, इन्हें शामिल करने का श्रेय किसे दिया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और इसकी थोड़ी पुष्टि तब हुई जब 12 अगस्त 1947 तक जूनागढ़ की तरफ से भारत से विलय के बारे में कोई संकेत नहीं मिले। सर सहनबाज भुट्टो ने सिर्फ ये संदेश भिजवाया कि इस मुद्दे पर विचार किया जा रहा है। 13 अगस्त को जूनागढ़ के हिंदुओं ने नवाब को एक ज्ञापन देकर कहा कि जूनागढ़ का विलय भारत में होना चाहिए। सहनबाज भुट्टो ने उन्हें यह तर्क दिया कि काठियावाड़ ऐतिहासिक रूप से सिंध का हिस्सा रहा है। सिंध आजादी के बाद पाकिस्तान को जा रहा है। नारायण बसु अपनी किताब बीपी मेनन द अनसंग
आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया में लिखती हैं कि बीपी मेनन को जूनागढ़ के इरादे की पहली सूचना अखबारों से मिली। वो ये सुनकर हक्के बक्के रह गए। उन्होंने सोचा कि अगर जूनागढ़ पाकिस्तान से जा मिला तो इसका असर काठियावाड़ के दूसरे रजवाड़ों पर पड़ेगा। हैदराबाद में पहले ही कट्टरपंथी नेता कासिम रिजवी ने साफ तौर पर कहना शुरू कर दिया था कि सरदार पटेल हैदराबाद के बारे में इतना शोर क्यों मचा रहे हैं, जबकि उनसे एक छोटी सी रियासत जूनागढ़ तक नहीं संभल रही है। बीपी मेनन के सचिव सीजी देसाई की राय थी कि जूनागढ़ के खिलाफ भारत सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। उनकी सलाह थी कि रियासत को सभी खाद्य सामग्री की आपूर्ति रोक दी जाए और भारतीय सैनिकों की एक टुकड़ी राजकोट भेज दी जाए ताकि जूनागढ़ पर दबाव बनाया जा सके। और नारायण बसु लिखती हैं कि देसाई की अगली योजना थी कि रियासत के छोटे जिलों और तालुकों को भारत के साथ विलय की पहल के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि इसके बाद भारत को वहां के लोगों की जूनागढ़ के दरबार से सुरक्षा के लिए उस इलाके में घुसने का बहाना मिल जाए। पाकिस्तान ने जूनागढ़ के विलय के लिए हामी भरी। बीपी मेनन इस योजना को सरदार पटेल के पास लेकर गए। पटेल इन कदमों के लिए तुरंत सहमत हो गए। राज्य सशक्त पुलिस की एक कंपनी राजकोट भेजी गई। रक्षा विभाग से कहा गया कि वो इस मिशन के लिए तुरंत को सैनिक भेजें। रेलवे बोर्ड को आदेश दिया गया कि वो जूनागढ़ में कोयले और पेट्रोल की आपूर्ति रोक दें। संचार विभाग ने जूनागढ़ के पाकिस्तान के साथ संवादों को भी बीच में सुनना और रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। नेहरू ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली को टेलीग्राम भेजकर कहा, जूनागढ़ भारत या पाकिस्तान में से किसी एक को चुनने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन यहां इच्छा लोगों की चलेगी, ना कि वहां के शासक की। और लोग यहां अधिकतर आबादी हिंदुओं की थी। उधर जूनागढ़ के दीवान शहनबाज भुट्टो जिन्ना को बार बार तार भेजकर अपील कर रहे थे कि वो उन्हें कथित रूप से भेड़ियों से खाए जाने से बचाए। जिन्ना पेपर्स पृष्ठ 264-266 में बात कही गई। कुछ सप्ताह तक वो तो पाकिस्तान जूनागढ़ के दीवान की अपील पर मौन बैठा रहा, लेकिन 13 सितंबर को उसने जूनागढ़ का पाकिस्तान में विलय स्वीकार कर लिया था। रामचंद गुहा लिखते हैं कि ऐसा लगता है कि उसने ऐसा इसलिए किया कि वो जूनागढ़ का इस्तेमाल करके जम्मू कश्मीर पर सौदेबाजी कर सके। कश्मीर भी 15 अगस्त तक किसी देश में शामिल नहीं हुआ था। वहां का महाराजा हिंदू था, जबकि उसकी अधिकांश आबादी मुस्लिम थी। जूनागढ़ में कश्मीर के ठीक उलट स्थिति थी। यहाँ हिंदू आबादी ज्यादा थी और मुस्लिम शासक था। नवाब ने मेनन से मिलने से किया इनकार। जूनागढ़ के पाकिस्तान में विलय की बात से भारतीय नेता काफी नाराज हुए। नारायणी बसु लिखती है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुमोदन के बाद सबसे पहले केंद्रीय सुरक्षा पुलिस को जूनागढ़ के दक्षिण में बाबरियाबाद और बिलखा में भेजा गया। वेरावल और केसौद पर भी नियंत्रण करने की योजना बनाई गई। पाकिस्तानी नौसेना और वायुसेना के हस्तक्षेप की संभावना को समाप्त करने के लिए जरूरी था। केसौद जहां पर हवाई अड्डा था और वेरावल जहां बंदरगाह था, उन पर नियंत्रण किया जाए। जूनागढ़ के सैनिक घेराव की रणनीति का असर तुरंत दिखाई देने लगा और सैनिकों की तैनाती ने भुट्टो को इतना परेशान कर दिया कि उन्होंने लियाकत अली को मजबूर होकर लिखा कि अगर पाकिस्तान इस नाजुक मौके पर हमारे बचाव से मैं सामने नहीं आता तो हमारा खत्म होना निश्चित है। 18 सितंबर को बीपी मेनन जूनागढ़ पहुंचते हैं। बीपी मेनन ने अपनी किताब इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया में लिखा, नवाब ने बीमार होने का बहाना बनाकर मुझसे मिलने से इनकार कर दिया और यहां तक कि उनके बेटे और युवराज भी क्रिकेट मैच में इतने व्यस्त थे कि उनके पास मुझसे मिलने के लिए समय नहीं था। मुझे हारकर वहां के दीवान साहबाज भुट्टो से मुलाकात करनी पड़ी। उन्होंने मुझसे एक शिकायत की कि जूनागढ़ के लोगों की भावनाओं को गुजराती प्रेस के जहरीले लेखन से भड़काया गया। बंबई में हुआ समानांतर सरकार का गठन भी। कुछ दिनों बाद संकट और बढ़ गया और जब नवाब ने पड़ोसी रियासतों पर नियंत्रण करने के लिए अपने सैनिकों को भेज दिया। हिंडोल सेनगुप्ता ने सरदार पटेल की जीवनी द मैन हु सेव्ड इंडिया में लिखा, सरदार का मत था कि बाबरियाबाद में जूनागढ़ के सैनिकों का भेजा जाना और उनको वहां से वापस बुलाने से इनकार करना एक आक्रामक कार्रवाई है और इसका जवाब ताकत दिखाकर ही दिया जाना चाहिए। इस बीच बंबई में महात्मा गांधी के भतीजे रामलदास गांधी के नेतृत्व में एक नवाब अपने नागरिकों का समर्थन खो चुके हैं। जूनागढ़ की एक समानांतर या आरजी सरकार का गठन किया गया। उधर दिल्ली लौटकर बीपी मेनन ने 25 सितंबर 1947 को दिल्ली में ब्रिटेन के उप उच्चायुक्त अलेक्जेंडर साइमन से मुलाकात कर कहा, भारत सरकार जूनागढ़ को कभी भारत से अलग नहीं होने देगी। भारत सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि इस मुद्दे पर जूनागढ़ के लोगों के बीच जनमत संग्रह करवाया जाए। साइमन ने अपनी सरकार को इस बातचीत की जानकारी देते हुए बताया कि मेमन के हावभाव से नहीं लग रहा था कि वो झांसा दे रहे हैं। भारत के सेनाध्यक्ष जनरल रॉब लॉकहार्ट का मानना था कि पाकिस्तान की सेना में जूनागढ़ में सैनिकों कार्रवाई करने की क्षमता नहीं है। बीपी मेनन ने अपनी निजी राय देते हुए कहा कि जूनागढ़ की पड़ोसी रियासतें उसके खिलाफ
खिलाफ हथियार उठाने के लिए तैयार हैं। उन्हें इसके लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सरदार पटेल ने भी फैसला किया कि भारत की सेना को जूनागढ़ के खिलाफ सैनिक कार्रवाई करने के लिए तैयार रखना चाहिए। सरदार का मानना था कि अगर जूनागढ़ को पाकिस्तान के साथ मिलने की छूट दे दी गई तो जल्द ही हैदराबाद भी उसका अनुसरण करेगा। निजाम पहले ही मांग कर चुके हैं कि उन्हें भारत के साथ विलय की संधि करने के बजाय सहयोग की संधि करने की इजाजत दी जाए। अभी भावी सैनिक रणनीति की बात चल ही रही थी कि बीपी मेनन ने जूनागढ़ की दो पड़ोसी रियासतों सरदारगढ़ और बंटवा के भारत में विलय की घोषणा करवा दी। नवाब कराची गए। भारत और पाकिस्तान के बीच वहां जनमत संग्रह कराए जाने के बारे में गतिरोध चल ही रहा था कि जूनागढ़ के नवाब महाबत खान ने पाकिस्तान जाने का फैसला किया। नारायणी बसु लिखती हैं कि अपने आखिरी दिनों में फैसला ना लेने पाने के लिए बदनाम हो चुके नवाब ने पाकिस्तान जाने का फैसला लेने में कोई देरी नहीं दिखाई और आनन फानन में एक खास जहाज को चार्टर किया गया और उस पर रियासत के खजाने की सारी नकदी, जेवर, उनके पसंदीदा कुत्तों, उनकी बेगमों को सवार कराया गया। जहाज के टेक ऑफ करने से पहले उनकी एक बेगम ने कहा कि वो अपने बच्चों को गलती से राजमहल में छोड़ आई। नवाब ने उन बेगम को नीचे उतारा और कराची के लिए उड़ गए। अपनी बेगम को छोड़ गए लेकिन कुत्तों को ले गए। जब नवाब का जहाज कराची उतरा तो उनका गार्ड ऑफ ऑनर के साथ परंपरागत स्वागत करने की पूरी तैयारी की गई थी। पाकिस्तान में भारत के पूर्व उच्चायुक्त रहे टीसीए राघवन अपनी किताब द पीपुल नेक्स्ट डोर में लिखते हैं, उस समारोह में मौजूद लोगों ने बाद में याद किया जैसे ही विमान का दरवाजा खुला, नवाब से पहले उनके कुत्तों ने नीचे छलांग लगाई और विमान के पहियों और सीढ़ियों पर बौछार शुरू कर दी। इस बीच रामल दास गांधी की आरजी हुकूमत ने जूनागढ़ के कुछ हिस्सों पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया। शहनबाज भुट्टो ने लाचार होकर भारत सरकार को पत्र लिखकर सूचित किया, मैं खून खराबा रोकने और जान माल की रक्षा के लिए जूनागढ़ का प्रशासन भारत सरकार के सुपुर्द करने के लिए तैयार हूं। एनएम बुच ने जूनागढ़ का प्रशासन संभाला और उस समय राजकोट की रीजनल कमिश्नर एम बुच ने भुट्टो का पत्र मिलते ही बीपी मेनन से फोन पर संपर्क किया। उस आधी रात बीत चुकी थी और नारायणी बसु लिखती हैं कि बीपी उस समय जगे हुए थे और नेहरू के निवास पर बैठे हुए थे। बुच ने उन्हें भुट्टो का पत्र पढ़कर सुनाया और यह भी बताया कि वो रामल दास गांधी को पहले ही फोन कर चुके हैं, वो भुट्टो की पेशकश स्वीकार करने के लिए सहमत हो गए हैं। नेहरू ये सुनकर खुशी से उछल पड़े। उन्होंने और मेनन ने मिलकर जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराने के बारे में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली को लिखे जाने वाले पत्र का मसौदा तैयार किया। उन्होंने लिखा, भारत सरकार भुट्टो के अनुरोध को मान रही है लेकिन वो जूनागढ़ के भारत में मिलाए जाने से पहले जनमत संग्रह के जरिए वहां के लोगों की राय भी जानना चाहेंगे। बीपी मेनन ने उस समय सरदार पटेल के घर जाकर उन्हें जगा दिया। जब उन्होंने लियाकत अली को लिखे जाने वाले पत्र का मसौदा पटेल को दिखाया तो उन्होंने जनमत संग्रह कराने के प्रस्ताव पर आपत्ति प्रकट की। पटेल ने कहा कि जूनागढ़ में प्रशासन जैसी कोई चीज नहीं रह गई, नवाब पहले ही भाग चुके हैं, जूनागढ़ के ज्यादातर लोग हिंदू हैं और आप देखेंगे दीवान हालात पर काबू पाने में असमर्थ हैं और सबसे बड़ी बात उन्होंने खुद ही खुलेआम भारत सरकार से हस्तक्षेप करने के लिए कहा। लेकिन बीबी मेनन ने पटेल को जनमत संग्रह कराने के लिए मना लिया। 9 नवंबर की दोपहर बुच और भारतीय सेना के ब्रिगेडियर गुरदयाल सिंह जूनागढ़ पहुंचे। जूनागढ़ के सैनिकों के हथियार के लिए शाम 6 बजे बुच ने भारत सरकार की ओर से जूनागढ़ का प्रशासन संभाल लिया। एक दिन पहले ही शहनबाज भुट्टो भी जूनागढ़ छोड़कर कराची के लिए रवाना हो गए। 4 दिन बाद सरदार पटेल जूनागढ़ पहुंचे। वहां उन्होंने बहारुद्दीन कॉलेज के मैदान पर स्थानीय लोगों को संबोधित किया और जूनागढ़ में जनमत संग्रह। तो आप देखिए, दिल्ली में माउंटबेटन इस बात से नाराज थे कि जूनागढ़ का प्रशासन संभालने के बारे में उनसे सलाह नहीं ली गई। रामचंद्र गुहा लिखते हैं कि माउंटबेटन को संतुष्ट करने के लिए, कुछ इसकी वैधानिकता को स्थापित करने के लिए भारत ने जूनागढ़ में एक जनमत संग्रह करवाया। 20 फरवरी 1948 को हुए जनमत संग्रह में करीब 2 लाख लोगों ने भाग लिया है। इनमें से मात्र 91 लोगों ने पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया, बाकी ने भारत में। और लंदन के डेली टेलीग्राफ और संडे टाइम्स अखबारों ने लिखा, जनमत संग्रह पूरी पारदर्शिता के साथ हुआ। मंगरोल, मानावदर, बबरियाबाद, सरदारगढ़ और वांटवा में भी जनमत संग्रह करवाया गया। ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद सवाल उठा कि जूनागढ़ को किस राज्य के साथ जोड़ा जाए। बीपी मेनन ने सलाह दी कि इसे सौराष्ट्र के साथ जोड़ दिया जाए। लगभग 1 वर्ष बाद 20 फरवरी 1949 को जूनागढ़ को सौराष्ट्र के साथ मिला दिया गया और इस तरह से आप देखेंगे कि जूनागढ़ रियासत भारत का हिस्सा बन गई। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।